दोस्तों नमस्कार। जिक्र चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल का हो, चाहे जिक्र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हो, चाहे जिक्र म्यांमार में सेना के ऑपरेशन का हो, चाहे जिक्र बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक का हो, चाहे जिक्र कांगो में सेना की अगुवाई करते हुए एक शख्स की मौजूदगी का हो, आपके जहन में एक ही नाम उभरेगा, जनरल विपिन रावत, जो अब हमारे बीच नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों के बीच नहीं है जब दुनिया में युद्ध नहीं होते हैं या युद्ध कम होते हैं, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सेना की मौजूदगी का एहसास अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश अपनी ताकत के साथ इसी दौर में कर रहा है। भारत ने भी 4 युद्ध देखे हैं। 1961 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर कर आया, या फिर करगिल युद्ध। इन 4 परिस्थितियों से आगे क्या वाकई आने वाले वक्त में भारत को किसी युद्ध का सामना करना है? यह सवाल अनसुलझा सा हो सकता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की मौजूदगी के एहसास को समझें या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रणनीतिक तौर पर वैदेशिक नीतियों को समझें, तो अब युद्ध नहीं होते हैं। हां, युद्ध से कहीं ज्यादा भयावह परिस्थितियां इस दौर में उभर कर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आई है और भारत को भी इससे 2-4 होना पड़ा है। लेकिन हम जैसे ही जनरल विपिन रावत का जिक्र करते हैं, उनके सीडीएस बनते ही सामने डोकलाम खड़ा था। और इस दौर में गवलान की घाटियां भी सामने ही थी, जब चीनी फौज के साथ कोई युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन एक संयम और आक्रामकता दोनों को दिखाने की जरूरत थी। और शायद यह भी पहली बार खुले तौर पर किसी जनरल ने इस बात का जिक्र किया, पाकिस्तान नहीं, चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है। और चीन को यह बात खटकी जरूर। और जिस तरीके की आक्रामकता सेना के भीतर जनरल विपिन रावत लगातार लाना चाहते थे, जनरल विपिन रावत के दौर में सेना में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, यानी एक बदलाव का दौर शुरू हुआ। यह तकनीकी तौर पर था, यह अनुशासन को लेकर था, और यह शायद आक्रामकता को लेकर भी था। और शायद इसीलिए भारत के भीतर में तमाम सेना के तीनों अंगों में एक तालमेल बनाने के लिए ही लाल किले के प्राचीर से 2019 में जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अब इस देश को सीडीएस की जरूरत है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उसके बाद हर किसी के जान में एक ही नाम आ रहा था, जनरल विपिन रावत तो नहीं होंगे, रिटायरमेंट के बाद वो वहां तो नहीं चले जाएंगे। और आज भी जब एक अगले सीडीएस की जरूरत इस देश को है, तो कई सवाल लोगों के सामने है कि अगला सीडीएस कौन होगा, चीफ डिफेंस स्टाफ कौन होगा। सामान्य तौर पर माना जाता है कि तीनों अंगों के सेनाध्यक्ष जो होते हैं, उनकी मौजूदगी जो होती है वो 62 बरस के उम्र में होती है, और सीडीएस की उम्र 65 बरस है, यानी उन्हीं में से कोई निकल के अपने अनुभव के साथ सीडीएस संभालेगा। लेकिन अभी इसको लेकर कई सवाल हैं। सीसीएस की बैठक एक हो चली है, आने वाले वक्त में एक दूसरी सीसीएस की बैठक के सामने जो भी नाम निकल कर आएंगे वह सामने आएंगे। लेकिन आज की तारीख में सवाल सबसे बड़ा यह चला है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा कमोवेश भारत जैसे विकासशील देश के मुहाने पर पड़ गई है, और जिस तरीके से गुटबंदी शायद कोल्ड वार से हटकर एक नए तरीके से समूची दुनिया में होने लगी है, और पहली बार चीन और रशिया अमेरिका के खिलाफ एक साथ नजर भी आ रहे हैं, भारत के सामने अभी भी कई सवाल जरूर हैं। खास तौर से ध्यान दीजिए तो समर ओलंपिक को लेकर ही अमेरिका ने बायकॉट किया है, डिप्लोमेटिक बायकॉट किया गया है। उसके बाद कनाडा ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, यूके ने किया। भारत पर भी दबाव अमेरिका का है कि वह भी कर दे। भारत संयम का इस्तेमाल कर रहा है। चीन अपने तौर पर ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। अगर ओलंपिक के पन्नों को भी हम पलटेंगे तो यह 1956 से शुरू हो चला है। उस दौर से लगातार कई बार ओलंपिक का बायकॉट हुआ है। और अगर मुख्य ओलंपिक का जिक्र करें तो याद कीजिए कोल्ड वार के समय 1980 और 1984 में बायकॉट किया गया था। लेकिन उस समय की कूटनीतिक और सामरिक परिस्थितियां मौजूदा वक्त से भिन्न थी। इस वक्त भारत के भीतर में जब सेना का ट्रांसफॉर्मेशन करने की दिशा में देश बढ़ चुका है, ऐसी परिस्थितियों में विपिन रावत जब सीडीएस की कमान उन्होंने संभाली तो एक लिहाज से उस ट्रांसफॉर्मेशन की वह अगुवाई कर रहे थे। और शायद जिस समय उन्हें बनाया गया
क्या सोचकर बनाया गया, किस रूप में लाया गया, शायद ये बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि जब जनरल रावत थल सेना प्रमुख बने थे, उन परिस्थितियों के उस सफर को समझिए। उस समय प्रधानमंत्री या इस देश के जो भी सरकार है, उन्होंने अपने तौर पर 2 सीनियर अधिकारियों की वरिष्ठता को दरकिनार किया था। और ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ था, इससे पहले इंदिरा गांधी भी कर चुकी थी। 1983 में किया था, 1972 में किया था। इस बार जब जनरल रावत को थल सेना प्रमुख बनाया गया तो ईस्टर्न कमांड के प्रमुख जनरल परवीन बख्शी थे सामने, और दक्षिणी कमांड प्रमुख पी मोहम्मद अली हारिज साहब भी थे। लेकिन उनको दरकिनार करते हुए उनको थल सेना प्रमुख बनाया गया। और जब सीडीएस का ऐलान हुआ और सीडीएस की कमान सौंपी गई तो उसमें बहुत साफ परिस्थिति थी कि तकनीकी तौर पर भारतीय सेना को अब कहीं ज्यादा आधुनिक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के भीतर हथियार जब बने तो उनको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक्सपोर्ट करने की परिस्थितियों से भी हम जुड़ चुके। अगर हम ध्यान दें तो 2014 से 2019 के बीच में, यानी पहले काल में, प्रधानमंत्री मोदी के पहले काल में तकरीबन 2 लाख करोड़ के जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुए, उन कॉन्ट्रैक्ट की तादाद भी 200 से ज़्यादा की है। और अगर हम इस बात का जिक्र करें कि अगस्त 2020 से लेकर फरवरी मार्च 2021 के बीच में भी जो लगभग 10 बड़े सौदे जो हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर, वो सेना को आधुनिक बनाने के लिए, भारत के भीतर में सैनिक साजो सामान के प्रोडक्शन को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी आधुनिक तकनीक है वो भारतीय सेना के साथ जुड़ जाए, उसमें सहभागिता जनरल रावत की रही। अब वो एक शून्यता है, अब वो इस वक्त हमारे बीच नहीं है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को परखें कि कैसे कैसे समझौते हो रहे थे, इंडिया मेड इजरायली टैवर X95 राइफल्स, यह 2020 आखिरी के दौर में जब समझौता हुआ था उस दौर का है। लगभग 48,000 करोड़ की जो डील थी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रोड्यूस करना था 83 न्यू तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यह भी इसी दौर में उपज थी। इन सभी चीज़ों में भागीदारी कहीं ना कहीं सीडीएस की थी। और लगभग 1,000 करोड़ की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट था जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ था और मॉडर्न रेडियो सिस्टम डेवलप करना था, वह भी इसी दौर में हुआ है। इस दौर का मतलब है ये 1 साल के भीतर की परिस्थितियों में जो आधुनिक तौर पर सेना को बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, यह उसकी परिस्थिति हम बता रहे हैं। इंडियन आर्मी के साथ एक 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक जो कि लगभग 8,400 का था, उसको भी जोड़ा जाना था। लगभग $2,000 मिलियन की जो डील थी वो इजरायली स्पाइस बॉम्ब के साथ की गई थी। ये 2,000 मिलियन डॉलर की ये डील थी। इसके अलावा इंडियन फर्म्स जो बैग आर्मी है वो लगभग 140 करोड़ की जो डील थी वो हाई एटीट्यूड पर यूएवी को लेकर थी, उसको लेकर भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया और उसको किस रूप में भारतीय सेना उससे जुड़े। और न्यू कार्बाइंस को लेकर इंडियन आर्मी उसके साथ अब उसके हिस्से में आ जाए। सरकार ने यह भी किया कि जो अलग अलग तरीके से लगभग 10,944 करोड़ की एक नया कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें सरकार ने सैंक्शन किया था कि आसमान में दृष्टिबोध नीचे कितनी तेजी से हो सकता है, इसको लेकर जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल थी उसने अपने तौर पर डीआरडीओ को कहा कि आप डेवलप कीजिए एयरबॉर्न, यानी अपने तरीके से ऊपर, जिनको AEW&C कहते हैं, ये प्लेन्स है। इनको भी हम इस बातों का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में चीन को टारगेट पे लेते हुए और टेररिज्म जो पाकिस्तान की जमीन से बार बार उठकर आता है उसको लेकर कैसे नकेल कसी जाए और आंतरिक तौर पर देश के भीतर में शांति स्थिति रहे और आंतरिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सेना के साथ कैसे जुड़ जाए, इसको जनरल विपिन रावत लगातार मतते रहते थे। जो सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ बातों का जिक्र करते हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इनको सीडीएस बनाने की बात थी तो 3 बातें बहुत क्लियर कट थी कि सीमा पर आतंकवाद को रोकना है, पश्चिमी छोर पर जो छद्म वार जो देखा जा रहा है उसको भी रोकना है, और पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवादी हैं उन पर भी लगाम। ये एक इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा मसला है, उससे भी किस रूप में सेना को दो चार होना पड़ेगा, इसको लेकर उनके जहन में थी। हम जब बातों का जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले अगर भारतीय सेना के भीतर में प्राथमिकता देखिएगा तो इंदिरा गांधी ने 1983 में जब लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा की वरिष्ठता को नकार दिया था और उनके जूनियर हुआ करते थे एस.के. वैद्य, उनको बना दिया था थल सेना प्रमुख। तो एस.के. सिन्हा ने
उस समय रिटायरमेंट ले लिया, छोड़ दिया था पद। और उससे ठीक पहले जबकि 1972 में भी लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. भगत की वरिष्ठता की उपेक्षा की गई थी और उनके जूनियर हुआ करते थे जी बबूर, उनको सेना की कमान दी गई थी। उस समय पूछा गया था इंदिरा गांधी से, ऐसा क्यों? एक इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिया था कि दरअसल वरिष्ठता से ज़्यादा मायने रखती है काबिलियत, और काबिलियत के साथ मायने रखती है कि आपका माइंडसेट किनके साथ जुड़ता है। तो सेना का माइंडसेट सरकार की परिस्थितियों के साथ जुड़े, इसका जिक्र एक वक्त इंदिरा गांधी ने किया था। मौजूदा वक्त में देखें तो अगर जनरल विपिन रावत का जिक्र आएगा तो उनकी सोच जब जब सार्वजनिक तौर पर सामने आई तो वो सत्ता के साथ आपको मिलती हुई दिखाई जरूर देगी। यानी सरकार भी ये जानती समझती थी कि जनरल विपिन रावत की मौजूदगी सेना के मॉरल बूस्टअप को भी करना है, इस देश में शांत स्थितियां लगातार बनी रहे यह भी करना है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की आक्रामकता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर भी जनरल विपिन रावत की मौजूदगी होनी चाहिए। और जब इन परिस्थितियों को आप देखते हैं तो याद कीजिए डोकलाम में जो कुछ था उसमें जिस तरीके से सीडीएस बने ही थे जनरल विपिन रावत, तो डोकलाम में चीन के साथ तनातानी शुरू हो गई और चीनी सैन्य ठिकाने जो थे वहां बनने लगे, लेकिन बहुत ही संयम के साथ उन्होंने काम लिया। यही परिस्थितियां और सारी चीजें जनरल रावत की पहचान इसीलिए मानी गई, और इसको निश्चित रूप में एक लकीर में कहें तो आक्रामक सैन्य नीति का हिस्सा जनरल रावत के साथ जुड़ता है। और जब हम इस परिस्थिति में देखते हैं तो सीडीएस के हिस्से में जो जनरल विपिन रावत अब तक थे, और अब जब आने वाले वक्त में चुनौती है, वह चुनौती उस नए सीडीएस के सामने जरूर होगी, क्योंकि भारत की सेना में एक सुधार की प्रक्रिया चल पड़ी है। जो हमारी डिफेंस इकोनॉमी है वह एक बड़ा विस्तार पा चुकी है इस दौर में, जो दुनिया भर से अलग अलग शस्त्रों को मंगाना और इस बात का जिक्र करना कि हम किस रूप में हथियारों का एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, यानी भारत के भीतर में हथियार हम बनाना चाहते हैं, इस बात का भी जिक्र करना। इसके अलावे तीनों सेना में समन्वय का जिक्र भी बार बार था, लेकिन जो सवाल निकल कर आते थे उसमें अक्सर कहा जाता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चूंकि उत्तराखंड से आते हैं डोभाल, तो जनरल विपिन रावत भी वहीं से आते हैं, तो शायद ये नज़दीकी और ज़्यादा एक समन्वय बनाती थी सरकार और डिफेंस के बीच में, तालमेल बनाने को लेकर कोई दूसरा रास्ता नहीं पकड़ती थी। दूसरा ये था कि राजनीतिक तौर पर जो सरकार की सोच है उसको बाखूबी सेना समझ रही है और सेना उसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में बढ़ रही है क्या, क्योंकि अपने तौर पर जब आप इन परिस्थितियों को देखेंगे तो हमको लगता है कि एक डॉक्यूमेंट जो सरकार का जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें 180 डिफेंस डील जो 1,96,000 करोड़ की है बीते 5 साल में, यह 180 डिफेंस डील के साथ भारतीय सेना को किस रूप में मजबूती दी जाए, और उन डील करने के बाद सीडीएस की नियुक्ति होती है। सीडीएस की नियुक्ति के साथ ही सामने 3 जो प्लानिंग थी भारत के सामने में, वह तीनों प्लानिंग अभी चल रही है। आधुनिक तौर पर सेना को बनाना या डील्स के जरिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट का सामान आ रहा है, या फिर चीन को जो आक्रामकता के साथ सामना करने की परिस्थितियों को लेकर आना था। इसलिए ध्यान दीजिए, चीन के आंखों में चुभते थे जनरल विपिन रावत, और ये चुभने का मतलब ये है कि जब उनका हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस पर भी चीन के ग्लोबल टाइम्स ने टिप्पणी करने से इनकार नहीं किया। उस पर भी उन्होंने भारत की सेना, यहाँ की इक्विपमेंट्स, यहाँ की अनुशासन स्थिति और शायद सेना के तैयार रहने की परिस्थितियों से जोड़कर कमेंट किया। उसका जवाब बाखूबी भारत की तरफ से तमाम तरीके से दिया भी गया। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि किसी भी जनरल को लेकर पहली बार इसी दौर में वह एक चेहरे के तौर पर लोगों के साथ जुड़ गए। इससे पहले कोई आपको जनरल या जो सेनाध्यक्ष होते थे वह लोगों से जुड़े हुए दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जनरल विपिन रावत के सार्वजनिक जीवन में और उनकी सार्वजनिक मौजूदगी ने भारत के लोगों और भारत के घरों के भीतर भी उनकी एक पहचान को डेवलप किया। भारत में माना जाता है कि सेना या पुलिस का कोई चेहरा नहीं होता है,
लेकिन इस दौर में शायद सरकार की यह नीति रही जिसमें इस बात का एहसास सरकार को रहा कि अगर सेना सीधे सरोकार डेवलप भी करती है लोगों के साथ और अगर सेनाध्यक्ष अपने तौर पर किसी तरीके से जुड़ते भी हैं तो ये कोई गलत नहीं है, ये तत्काल की नीति हो सकती है। लेकिन हमको लगता है इसके ठीक समानांतर आपको चलना होगा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा वक्त में भारत के सामने वो कौन सी चुनौती है। भारत फिलहाल 4 चुनौतियों से जूझ रहा है। पहली चुनौती पाकिस्तान को लेकर है, दूसरी उससे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के समानांतर चाइना को लेकर आ गई है क्योंकि चीन यूनाइटेड नेशन तक में पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले टेररिज्म का भी सपोर्ट करता है। शायद इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने जब ह्यूमन राइट की पूरी रिपोर्ट दी तो उस पर भारत सरकार के बोलने से पहले जनरल विपिन रावत उस पर कमेंट किया और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि ये सही नहीं है यूनाइटेड नेशन का आकलन कि हम मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। और आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जब वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्थितियाँ थी उसको जब ठप किया गया तो उसके पक्ष में भी जनरल विपिन रावत खुलकर सामने आए। ध्यान दीजिए तो कई मौके ऐसे आए जब उनके विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा होती है, चाहे वो नागरिक संशोधन कानून हो, चाहे वो इंटरनेट संचार व्यवस्था जिसका हम जिक्र करें। ये सितंबर 2019 का जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जो इंटरनेट और मोबाइल की सेवाएं पर पाबंदी लगा गई थी उसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। सामान्य तौर पर कोई सेना का शख्स राजनीतिक तौर पर इस तरीके से सामने नहीं आता है, लेकिन वह खुलकर आए और बड़ी सादगी और साफगोई के साथ आए। यही परिस्थितियां 26 दिसंबर 2019 को जो खास तौर से सीए और नागरिक रजिस्ट्रेशन की जो लिस्ट है उसको लेकर उन्होंने की थी। उसके बाद ध्यान दीजिए तो जिसका जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं जून 2018 का जिक्र है, जब कश्मीर में मानवाधिकार हनन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आलोचना की थी। उनका बड़ा साफ कमेंट था, कहना था कि मुझे नहीं लगता हमें इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए, इसमें से कई रिपोर्ट दुर्भावना से प्रेरित होती है और मानवाधिकार को लेकर भारतीय सेना का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय तरीके से चाइना का जिक्र करें, पाकिस्तान का जिक्र करें, हम अमेरिका का जिक्र भी कर लें, हम दुनिया के उन विकसित देशों का भी जिक्र कर लें जहां की सेना को लेकर कई मौक़ों पर कई सवाल उठे, भारत की सेना को लेकर उस तरीके से सवाल नहीं उठे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजनीतिक तौर पर जनरल विपिन रावत की जो बयान होते थे, जो टिप्पणियां होती थी, वो हम लोग कह सकते हैं कि वो सत्ता के अनुकूल रहती थी। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। पहली बार इस दौर में सेना की मौजूदगी का एहसास खास तौर से डोकलाम और गोलान की घाटियों में जिस तरह चीन ने अपनी सेना की मौजूदगी लाई, उसमें समूचा भारत सामाजिक तौर पर एकजुट हुआ। और शायद यही वजह है कि भारत के भीतर इससे पहले चीनी सामानों के बायकॉट की परिस्थिति आती थी तो लोग खामोश रह जाते थे, लेकिन भारत में सेना को लेकर अभी भी हर कोई सलाम करता है। इस बात का जिक्र होता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी अभी भी मौजूद है। हालांकि युद्ध की परिस्थितियां करगिल के बाद से नहीं हुई और वो स्थितियां लौटेंगी भी नहीं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप परिस्थिति को समझ रहे हैं तो कितनी तनातानी है फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का समझौता होता है अगर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ समझौता कर लेता है तो फ्रांस अपने डिप्लोमेट्स को अमेरिका से बुला लेता है, ऑस्ट्रेलिया से बुला लेता है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ ब्रिटेन जाकर खड़ा हो जाता है तो फ्रांस ब्रिटेन से भी अपने, यानी ध्यान दीजिए तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह पहला अपने तरीके का एक ऐसा शीत युद्ध है जिसमें हथियारों को बेचना खरीदना, हथियारों के जरिए कूटनीतिक रास्ते अपनाना, सेना का इस्तेमाल राजनीतिक और वैदेशिक तौर पर अपनी अनुपस्थिति को उपस्थिति में तब्दील करते हुए जताना, ये सारी परिस्थितियां इससे पहले सिर्फ एक्सरसाइज के दौर में होती थी जब दो देशों की सेना एक्सरसाइज करती थी। लेकिन यह परिस्थिति झटके में बदल गई है। शायद इसीलिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस सफलता के साथ जनरल विपिन रावत ने इस पूरी कमान को, सीडीएस को संभाला और एक तालमेल बनाने की परिस्थितियों को उन्होंने पैदा किया, नई परिस्थिति में वो कौन सा शख्स होगा। और इसको लेकर इस बात का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अभी सीसीएस की बैठक में ये माना जा रहा था कि जो पहली बैठक हुई उसमें शायद कोई नाम निकल कर आ जाएगा, लेकिन कोई नाम निकल कर नहीं आया। ये माना जाता है कि जो भी शख्स होगा वह एक लिहाज से उसको समझ में आएगा कि कैसे इंटीग्रेशन करना है, आपस में चीज़ों को जोड़ना है।
और जो नया सेना प्रमुख होगा उसके शायद ये अनुभव उसके साथ जुड़ा होगा, जिसमें चूंकि सीडीएस का मतलब सिर्फ सीडीएस नहीं होता है बल्कि वो चेयरमैन भी होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, वो सेक्रेटरी भी होता है डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। और करगिल के बाद एक आईडीएस बनाया गया था, वाजपेयी सरकार ने आईडीएस बनाया था यानी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, यह भी क्रिएट किया था। उसमें कौन सा शख्स फिट बैठेगा जो इन सारी चीज़ों को डेवलप कर सके। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरीके के हादसे नहीं हुए हैं जो इस दौर में हादसे हुए हैं। हमें लगता था कि उसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त इस दौर में उभर कर बार बार सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी जब आप कुछ प्रमुख हादसों का जिक्र करते हैं तो हमें लगता है ये तो भारत की आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। 1952 में इंडियन एयरफोर्स का जो देवान एयरक्राफ्ट था वह भी लखनऊ से जो दिल्ली जा रहा था उसके क्रैश होने का, हालांकि कोई उसमें मृत्यु किसी की नहीं हुई थी। 1963 में ये हेलीकॉप्टर एक पुंछ के करीब हुआ था, एलोवेटी इसका नाम था, यह भी क्रैश किया था। फिर 93 में याद कीजिए M117 हेलीकॉप्टर ये भूटान में क्रैश किया था। नवंबर 97 में चीता हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। 2001 में याद कीजिए तो वैष्णो देवी के करीब आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। आर्मी हेलीकॉप्टर अक्टूबर 2019 में भी क्रैश किया था। ये पूरी लंबी फहरिस्त है, लेकिन इन सब के बावजूद भी 3 सवाल भारत के सामने मौजूदा वक्त में सेना को लेकर भी हैं और भारत के भीतर में जनरल विपिन रावत के ना रहने के बाद की उस वैक्यूम को लेकर भी है। हालांकि सेना किसी एक कमांडर के रहने या जनरल के ना रहने से कमज़ोर नहीं पड़ती है, वह लगातार आगे बढ़ती है। लेकिन हम जो 3 बातों का जिक्र यहाँ पर खास तौर पर करना चाहते हैं, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र को उठाकर देखिए, हर देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे देश के साथ इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट में आ चला है। भारत इस दौर में नॉन अलाइंग नहीं है, गुटनिरपेक्ष नहीं है। उसकी भी करीबी इस दौर में अमेरिका के साथ हुई है। बीते दिनों पुतिन आए तो उनके साथ भी कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। चीन के साथ एक दूरियां हुई हैं, लेकिन चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते हमारे खत्म नहीं हुए हैं। यानी इन परिस्थितियों में जब भारत को आप रखेंगे तो ध्यान दीजिए, भारत की सीमाओं की चौकसी सबसे महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उन्हीं देशों के साथ संबंधों को चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाए, यह कूटनीति का हिस्सा है। तो चाहे अनचाहे सेना उसके साथ जुड़ ही जाती है। दूसरी परिस्थिति, जब चीन की विस्तारवादी नीति और भारत के प्रधानमंत्री भी विस्तारवादी देश कहते रहे, उस वक्त जनरल विपिन रावत ने खुले तौर पर चीन का नाम लिया। और चीन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक थ्रेट है जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया है, और इस दौर में रशिया के साथ उसके तालमेल बेहतर हुए हैं, यह भी हर कोई जानता है। इन समझौतों के मद्देनजर भारत की अपनी डिफेंस इक्विपमेंट की परिस्थिति और उसको मार्गदर्शन देने के लिए जो तीनों सेनाओं के अंगों में एक इंटीग्रेटेड तौर पे काम करे, एक ऐसे शख्स की जरूरत है। और तीसरी महत्वपूर्ण स्थिति हमारे पड़ोस में ही जो तालिबान की परिस्थितियां उनपी और उसमें जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो भी परिवर्तन आए हैं और उस पर भी सहमति पाकिस्तान की, रशिया की, चाइना की, ईरान की, इन तमाम देशों की जिस रूप में हुई है, भारत अलग थलग खड़ा है। भारत के सहयोगी के तौर पर अमेरिका बहुत दूर खड़ा है। इन परिस्थितियों के बीच भी चीन लगातार घेराबंदी भारत के चारों ओर कर चुका है। उसके समझौते श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और पाकिस्तान तो उसके साथ ही खड़ा है, यहां तक कि मालदीव तक में वो आ चला है। इन परिस्थितियों में सवाल है युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध से कहीं ज्यादा जटिल परिस्थितियों में सेना को इस रूप में इंटीग्रेटेड करके डेवलप करने की सोच को आगे बढ़ाना है जिस सोच की शुरुआत की गई है। और संयोग से यह सोचा किसी ने नहीं था, क्योंकि सीडीएस के तौर पर जनरल विपिन रावत को मार्च 2023 तक रहना था। इसीलिए इन 3 परिस्थितियों को देखते हुए सवाल सिर्फ यह है कि अगली सीसीएस की बैठक में जो नया सीडीएस होंगे, क्या वो 1 साल के लिए होंगे, 2023 तक के लिए तत्काल के लिए लाएंगे, या फिर उनको 3 वर्ष के लिए जो तय किया गया। हालांकि कोई रूल बुक नहीं इस दौर में निकाली गई जिसमें इस बात का जिक्र हो कि इस रूल बुक के तहत नया सीडीएस होगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया और जब रिटायर हुए थल सेनाध्यक्ष के तौर पर तो उनको, जनरल विपिन रावत को, उन्होंने अपने अनुसार या अपनी सोच के अनुसार या उनकी
परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके से उनसे आकर्षण था, उसको लेकर उनको सीडीएस बनाया गया। नई परिस्थितियों में उस समय की परिस्थिति यानी 2019 की 2017 की जो परिस्थिति थी, तब से अब में बहुत अंतर आ गया है। दुनिया इस दौर में बड़ी तेजी से बदल गई है और इस बदलती हुई परिस्थिति में हमारे सामने एक चुनौती यह भी है कि भारतीय सेना की मौजूदगी सामरिक तौर पर मजबूत रहे, लेकिन कूटनीतिक तौर पर भी एक संदेश देने का काम लगातार करते रहे। उस दिशा में भारत को एक कमी जो खलेगी या खल रही है इस समय, शायद इसलिए भारत स्तब्ध है। वो देख रहा है कि किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना में जब हमारे जनरल की मौत हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में अब हमें किस रूप में टेक्निकली और ज़्यादा वेल इक्विप्ड होना है, क्योंकि बेस्ट M117 की 5th सीरीज बेस्ट जहाज माना जाता है। इसमें देश के प्रधानमंत्री भी सफ़र करते हैं, राष्ट्रपति भी सफ़र करते हैं, देश के रक्षा मंत्री भी सफ़र करते हैं। इसको टेक्नोलॉजिकली माना गया कि यह समुद्री तूफान का सामना भी करता है और रेगिस्तान की हवाओं का सामना भी करता है। लेकिन उन सब के बावजूद भी टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल ग्लिचेस जो होते हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो तो रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन इस दौर में भारत अपने लिए अपने तौर पर शायद एक नए सीडीएस को इस रूप में खोजेगा जो उस ना सिर्फ शून्यता को भर चुके बल्कि उनकी सोच को भी आगे बढ़ाएं और उस लकीर को छोटा ना पड़ने दें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आज की तारीख में सीडीएस के ना होने पर दुनिया भर के भीतर कुछ अलग अलग रिएक्शंस भी हैं, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए मौजूदा वक्त में भारतीय सेना का मोराल हाई है। भारतीय सेना के तीनों अंगों की एकजुटता और समन्वय शायद दुनिया के लिए एक पाठ है। दुनिया के सबसे बड़ी सेनाओं की, पहले 3 बड़ी सेनाओं की फहरिस्त में भारत की सेना आती है। शायद इसीलिए रिक्तता तो है, लेकिन वह भर भी जाएगी और शायद आने वाले वक्त में कहीं ज़्यादा तेजी से निखर कर भी आएगी, क्योंकि इस तरीके से अकस्मात परिस्थितियों का सामना करने की ताकत जब किसी देश में हो जाती है तो फिर वो ज़्यादा उभरता है और ज़्यादा तेजी से निखर कर उभरता है। नमन उन 13 शहीदों को जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में जिनका निधन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।